इंडियन रोलर्स। ऋषि वाले हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम मौजूद है। दर्द ऐसा है कि जी चाहे है जिंदा रहिए, जिंदगी ऐसी है कि मर जाने को जी चाहे है। शुरुआत कहाँ से हुई ऋषि, जानना चाहेंगे। ये क्लास 6वीं से जो है म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था। इन्होंने अपना घर छोड़ा, ये इंटीरियर डिजाइनर था। तो ऐसे ये लोग हैं जो अपना घर बार और तमाम चीजें छोड़ कर के आए और तब ये बैंड बने। भिलाई के लड़के, बिलासपुर के लड़के, रायपुर के लड़के ढूंढ ढूंढ के टीम बना लिया और ईस्ट अमेरिका जा रहे। कैसे हो पाया? तंजानिया एक शहर है अफ्रीका में, पता नहीं कैसे वो रील उस तक पहुंची और फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि यार मैं चाहता हूं कि आप अफ्रीका आए। गंगा गया कर मुख दिने, पावे सो गोते लाए। मैसेज क्या है यूथ के लिए? यूथ, तुम सब यूथ हो, लेकिन यूथ के लिए डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है। मैसेज यही है कि क्लियर रहना चाहिए, जबान साफ होनी चाहिए, जो अंदर महसूस करे उसको कहते चलो। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। बात में दम है, बात में दम है, कलाकारों में दम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जज्बे में दम होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब आप अपना नाम और मुकाम स्थापित कर पाएंगे। आज ऐसे एक बैंड के पास हम पहुंचे हैं, बैंड के लोग जिनके संघर्ष की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं इस शहर का हूं, मैं जानता हूं इन्हें, इंडियन रोलर्स। ऋषि वाले हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम मौजूद है, आशीष है, जॉनसन है, पूरी टीम उनकी मौजूद है। ऋषि, सबसे पहले इंडियन रोलर्स को बहुत बधाई। आप लोग एक बड़े कॉन्सेप्ट में, बड़े कैनवास पे जाकर प्ले करने वाले, परफॉर्म करने वाले हो। शुरुआत कहाँ से हुई ऋषि, जानना चाहेंगे। ये जो खड़ा है आदमी, ये क्लास 6वीं से जो है म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था और मैं सिर्फ लिख रहा था। तो एक रोज पत्रकारों पे हिंसा हुई थी, तो उसके आंदोलन के लिए गीत लिखना था और एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बिना रुपयों के उस आंदोलन के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करे और उस गाने को रिलीज कर पाए। तब ऐसे जॉनसन से मुलाकात हुई और 2018 में आयुष से यूं मुलाकात हुई कि जशपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई थी और हमें लगा कि यार अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है तो गांव-गांव जाके बच्चियों को बचाने की बात कहनी चाहिए। तो फिर आयुष से बात हुई कि कौन ऐसा आदमी है जो बिना रुपयों के इस सोशल इश्यूज पे गाना बनाए और गाए। तो ऐसे हम सबकी मुलाकात हुई। ये जो संदीप हैं पीछे, इन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। इनकी एक बूढ़ी नानी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसके बावजूद घर में एक लौता लड़का है जिसको सारी चीजें संभालनी चाहिए, उसके बावजूद ये आकर के यहाँ पे काम करता है और बिलासपुर से रोज अप डाउन करता है। मतलब हमेशा। ये इंटीरियर डिजाइनर था। इससे कहा गया कि भैया अगर तुम्हें ड्रम्स बजाने थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर तो इससे कहा गया कि यार अगर तुझे ड्रम्स बजाने हैं तो दो नाव पे तो सवार ना हो पाएगा, या तो तू ड्रम्स बजा या तो फिर तू इंटीरियर डिजाइनिंग कर। तो इसने अपने सारे काम को वाइंड अप कर दिया, जबकि महीने के 3-4 लाख रुपए कमाता था और वापस से हमारे तरफ आ गया और जहां हमें शोज के मिल रहे थे कुछ 10-15 हज़ार रुपए। तो ऐसे ये लोग हैं जो अपना घर बार और तमाम चीजें छोड़ करके आए और तब ये बैंड बने। तो एक अपने स्टाइल में एक इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद आगे सिलसिला चालू करेंगे बातचीत का। तो कुछ जरा एक बार सुना दीजिए। कुएं कातिल है मगर जाने को जी चाहे है, कुएं कातिल है, कातिल की गली है मगर मन कर रहा है कि घुस जाए। कुएं कातिल है मगर जाने को जी चाहे है, अब तो कुछ फैसला कर जाने को जी चाहे है। दर्द ऐसा है कि जी चाहे है जिंदा रहिए, दर्द ऐसा है, ऐसा है, दर्द ऐसा है कि जी चाहे है जिंदा रहिए, जिंदगी ऐसी है कि मर जाने को जी चाहे है।
इतनी एनर्जी कैसे? ऐसी है दादा, बस ये वो रियाज है जो पिछले कई सालों से जब हमने बैंड की शुरुआत की थी और हमें एक भी शो ना मिला था, ये सब लोग, हम सब लोग एक साल सिर्फ हमने रियाज किया है कि अगर जब कभी भी स्टेज पे खड़े होंगे तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कौन से गानों का इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों को पता चले कि म्यूजिक जो है इस तरीके से भी हो सकता है। इसके घर में पुलिस आ गई थी जब ये ड्रम्स का रियाज करता था। क्यों 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 पुलिस आ गई? दरअसल में लॉकडाउन का समय था और मैं प्रैक्टिस करता था और मेरा ऐसा था कि लॉकडाउन में मेरे पास कुछ होते नहीं थे करने के लिए, तो मैं दिन भर रियाज करता था। तो उसके कारण पड़ोसी परेशान होकर के बारी बारी पुलिस भेजते थे। एक बारी तो ऐसा हुआ कि आकर बोले साहब ने कि अब बस करो नहीं तो फिर ड्रम्स उठा के ले जाऊंगा मैं। तो पुलिस वाले को रियाज करके सुनाया कि नहीं सुनाया? नहीं सर, वो बस आते टाइम हम लोग सुनते थे, उसके जाने के बाद बंद हो जाता था। अच्छा भाई, कहाँ से गला है ऐसा, इतना शानदार गला कहाँ से? नहीं सर, कितने साल का प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ऐसे नहीं कहा जा सकता, बस गुरुजी ने जो हमको सिखाए हैं। मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, मैं अपना बैचलर्स वहीं से कर रहा था, तो जो गुरु लोगों ने दिया उसको बस लिए और थोड़ा थोड़ा रियाज किए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आज भी जानता हूँ। मैं हम सब जब एक साथ रहे, जब एक साथ काम किए, तभी जो मिला है, हम सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लेके, ये हमारे जो बैठे हैं हमारे जॉनसन भाई, सुमित भैया, इनसे जो ज्ञान हम लिए हैं, इनसे ये लिखते हैं, ये जो पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को बांट के चलें, तब जाके एक खूबसूरत सा चीज़ हम लोग बनाने की कोशिश कर पाते हैं। अदरवाइज तो बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और उसी से हम लोग काम करने के लिए। जॉनसन से बात करेंगे। बड़ा शर्मा रहता भाई हमारा, मतलब स्टेज शो, रॉक बैंड और शर्म, मतलब बात नहीं करूँगा, कैसे काम चलेगा? नहीं सर, ये बेस गिटारिस्ट लोग अक्सर मेरे ख्याल से ऐसे होते ही हैं, थोड़ा सा पीछे हट के रहते हैं। आप और भी बैंड्स में देखेंगे तो ये थोड़ा सा होता ही है। लेकिन पूरे इवेंट में बेस तो तुम्हारा ही रहता है यार। जी बस कैसे शुरुआत हुई? बस ये स्कूल टाइम से ही मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कर रहा था, गिटार, कभी कीबोर्ड, बेस गिटार तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शुरू करके। बाकी म्यूज़िक प्रोडक्शन वगैरह में मैंने कोशिश की सीखने की। अब एक पॉइंट पे आके मैंने डिसाइड किया कि चलो बेस गिटार, और ये जो टीम मिली है, इन्होंने रियलाइज़ कराया कि शायद मैं इसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, इनको जम रहा है, तो बस फिर अब ये मैंने पकड़ लिया और अब यही है। मेन गिटारिस्ट भी है, शर्मा रहा था संदीप, घर छोड़ के बैठा है, इकलौता लड़का। आप समझिए कि उस जज्बे को समझिए कि इकलौता लड़का अपने कला के लिए, अपने टीम के लिए घर त्याग दिया। संदीप, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है यार तुमने। कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये ख्याल आया कि घर छोड़ के इस टीम में कोलैप्स हो जाना और उसके बाद काम करना? बैंड तो मैं बहुत पहले से ढूंढ ही रहा था, और जैसे ही मुझे इधर ऑफर आया तो मैं बोला कि इसे जाने नहीं देना है, और ऋषि भैया ने बात रखी कि सब छोड़ना पड़ेगा बैंड के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो चाह ही रहा था सब छोड़ने का। तो वैसे ही फिर मैंने वहाँ से सब अपना पैकअप करके फिर यहाँ पे शुरू किया, और हम लोग सब एक टारगेट बना के चले, तो आज यहाँ पे हैं और आगे जाना है। ये लॉकडाउन में परेशान हुआ था, पुलिस आई थी, तुम्हारे यहाँ नहीं आई पुलिस कभी? नहीं, गिटार का ऐसा है कि ज्यादा लाउड नहीं हो पाते अपन चाह के भी, तो अपना सही था सेटिंग। ऋषि, पहला शो याद है? कैसा रहा, कैसे मिला? पहला शो हमने, जॉनसन और मैंने, जितने कैफेज थे, हमने जब अपनी प्रिपरेशन कर ली और हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब जो है मार्केट में उतरा जा सकता है, तो हमने एक लिस्ट बनाई इंटरनेट से निकाल के। जॉनसन ने मतलब एक लिस्ट बनाई कि जिसमें तमाम कैफेज की लिस्ट थी कि जहाँ जहाँ पे चांस हो सकता था कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो सकती है। तो जॉनसन और मैं भिलाई से स्कूटी लेकर के निकलते थे, और उस समय रायपुर को धूलपुर कहते थे क्योंकि वो चौक नहीं बना था टाटी बन का, और ये मुंह पे कपड़ा नहीं बांधता था तो ये भूरा होकर के पहुंचता था। और हमने तमाम उन कैफेज में अपनी एक प्रोफाइल बनाई छोटी सी, और घूम घूम करके हमने सारे कैफेज में वो प्रोफाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उनसे कहा कि कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमें बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ऑलरेडी यहाँ सिंगर है। तो मैंने कहा कि देखो यार, खाने में जायके की ज़रूरत होती है और बहुत सारी डिशेस हैं,
आप कब तक सिर्फ एक ही डिश का स्वाद लेते रहेंगे, आपको भी जरूरत है कि कुछ नया ट्राई करें। तो हम ऐसी दलील दिया करते थे क्योंकि हमें काम की जरूरत थी, और इसको आप ये भी कह सकते हैं थोड़े से हम क्लेवर थे कि हम किस तरीके से लोगों को ये मनवा ले कि किसी तरीके से हम उनके कैफे में परफॉर्म करें। तो कितने लोगों के पास गए होंगे, कब तक सिलसिला चला ये तकरीबन कुछ 1.5-2 महीने 3 महीने का सिलसिला चला। 1.5-2 महीने मुझे याद है हालांकि 3 महीने चला होगा वाकई। 3 महीने इसलिए चला था क्योंकि हम लोग निकलते थे यहाँ से और यहाँ पहुँचते थे और एक कैफे में बात करते थे, फिर निकलते थे, फिर उन लोग बोलते थे कि एक बार डेमो देने आओ। अच्छा। फिर हम लोग पूरा ताल तंबूरा हमारा सब कुछ उठा के वहाँ जाते थे डेमो देने के। 1-2 परफॉर्मेंस करते थे, उसके बाद फिर वापस रायपुर ही जाना है, मतलब घर जाना है, भिलाई जाना है। तो हम लोग सोचते थे कि अब कैसे घर जाएंगे, फिर काम करते एक बार और कॉल लगाते, और कोई अगर किसी को डेमो देना है तो हम लोग उनसे ही पूछ लेते, एक बार में लगे हाथ 2-3 जगह डेमो दे दे, ऐसे करते थे। फिर उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर हम लोग वापस आए तो हम लोगों को भिलाई में सबसे पहला शो मिला था 10-11 कैफे में, वो कि 15 अगस्त का शुभ अवसर था। तो हम लोग सोचे कि चलो, और मैंने उस कैफे वाले ओनर को कम से कम 676 बार कॉल लगा के कहा था कि मैं यार ब्रो एक बार ट्राई तो करके देख यार, हो सकता है कि कुछ नया जायका है, हो सकता है कि तुझे मजा है। और वो कहता था कि यार यहाँ ऑलरेडी एक सिंगर है, वो गा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। हालांकि हम किसी की मार्केट को ग्रैप नहीं करना चाहते थे और किसी के धंधे पे चोट नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमें महसूस हुआ कि हम तैयार हैं और हमारे पास में जमीन के तौर पे वही कैफेज थे, तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था कि हम कहाँ प्रोफाइल छोड़े। तो बस हम कहानी गढ़ते थे और गुहार लगाते थे कि ब्रो अपन तैयार हैं, अब बताओ कैसे करना है। कहीं से कॉल नहीं आया, लेकिन हाँ एक 10-11 कैफे वाला जब मैंने उसको 4-5 बार तंग कर दिया, तब उस सरदार ने मुझे बुलाया और बोला कि यार 15 अगस्त को तुम आओ और देशभक्ति थी मैं उस पर करना। मैं लगा ठीक है यार करते। 3 महीने बाद एक काम मिला, पहला गाना कौन सा था, याद है? पहला गाना ऐसे एकदम बोलने से तो उस टाइम तो इंडिपेंडेंस डे का अवसर था, मतलब वैसे ही टाइप का वो था, माहौल था। तो हम लोग सबसे पहला गाना गाए थे वंदे मातरम, जहाँ तक मुझे याद है। तो और उस टाइम ऐसा था कि बस करना था, स्टार्ट करने का पहला हम लोग का कदम था। तो हम लोग बोले कि गाना तो बहुत जरूरी है, तैयार किए, वापस आए, उसको स्टार्ट किए। और गाने के बाद जब हम लोगों को लगा कि नहीं, जब उन लोगों को भी सबको हम लोग तो सबसे पहले यही सोच रहे थे कि यार अपन तो अभी तक रूम में करते आए, नहीं इसका रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता है। हम खुद आपस में पागल होते रहते थे, हम सब कुछ ही बजाएंगे ना, और अगर कुछ चीज अच्छा लगा, अभी क्या लग रहा है यार ये, मतलब हम लोग 2000 रुपए मिले थे हाँ, परफॉर्मेंस। कितना 2000 रुपए एक बार कैमरे में देख के बताना कितना मिला? 2000 रुपए मिले थे और हम लोग 500 रुपए बांट के खुश थे। नहीं तो 5 लोग हैं, फिर इसको क्या मिला सुमित को? सब ऐसे ही था। तुमने 2000 में 5 लोग कैसे बांट दिए? 500? गड़बड़ मतलब कौन किया था? नहीं गड़बड़ कोई नहीं किया था, उस समय ये थे नहीं। ये नहीं थे, मैं हाँ ये थे नहीं, और ये गिटार बजा करके ये गाता था, जॉनसन बेस बजाता था और मैं सिर्फ पोइट्री करता था। हमारा बैंड तब कंप्लीट हुआ जब हमें आशीष और हमें संदीप मिले, तब हमारा बैंड कंप्लीट हुआ। हम 2 जन गए थे शायद कहीं बाहर, तो वापसी में मेरे को बाहर जाना, तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को गिटार गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। हाँ उस टाइम हाँ मैं गर्लफ्रेंड से मिलने गया था अपने। तो मैं ना वहाँ गया हुआ था, तो मैं गिटार बजा के, तो मेरे को ना फोन किया, बोले हाँ हम लोग बिलासपुर जा रहे हैं। मैं बोला जाओ। मैं बोला कि ना यार मेरे को ना यार गिटार बजा के नहीं गाना है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं या तो ये ऐसे करता रहता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो एक्चुअल पकड़ जो मैं चाह रहा हूँ परफॉर्म करना, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बोले तू जब आएगा ना तो हमारे बैंड में एक गिटारिस्ट रहेगा, तू ये चीज बस लिख ले, तय कर ले। फिर जब मैं आया तो सीधा इंट्रोड्यूस हुए हमारे संदीप भाई। कैसे तलाश हुई संदीप की, कहाँ से ढूंढ के निकाले? कहाँ से निकाले? जॉनसन का ब्रेकअप हुआ था और इसकी जो मोहतरमा थी वो रहती थी बिलासपुर में। अब ये था गम में, हम ये बोला कि यार मैं आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बुलेट पे फिर इसको लेकर के गया। हम जिसके घर पे ठहरे थे वो लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, तो वहां पे कुछ थिएटर के गाने वगैरह गाए जा रहे थे। उसमें संदीप पहली बार हमें दिखा, तो उन्होंने एक रैंडम किसी एक कविता को गाया और संदीप ने उस पूरी कविता को अपने गिटार पे उतार दिया। और मैं शॉक्ड था, अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, और मैं शॉक्ड था कि ये कैसे हो सकता है कि किसी ने पहली बार कोई एक सुर सुना है, पहली बार कोई एक लिरिक्स सुना है, साहित्य सुना है, और उसको एज इट इज उसके बोल को ऐसा लग रहा था कि जैसे गिटार से ये वो साहित्य गा रहा है। जब मैंने देखा ये, तो यार मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। और फिर जब इसकी बात मेरे जहन में दौड़ रही थी कि यार मैं आऊँगा, मुझे गिटारिस्ट चाहिए, तो जहाँ मैं मिला था, जिसके थ्रू मिला था, मैंने अनुज को कहा कि यार वो जो लड़का था उसका कुछ हो सकता है क्या? तो ऑलरेडी बैंड के साथ में जुड़ा हुआ था, तो अनुज ने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने यार एक बार पूछ लो कि उन बैंड मेंबर्स की ऐसी तैसी ना हो जाए कि उनका बच्चा फिर इधर आ जाए और वो जो है दिक्कत में आ जाए।
तो उसने कहा कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, उधर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है और वो लोग दूसरे व्यवसाय में भी लीन हैं, तो वो सिर्फ म्यूज़िक करना चाहता है और ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे वो सिर्फ म्यूज़िक कर सके, ये इंडियन रोलर बैंड वो जगह हो सकती है। तब मैंने फिर इससे बात करी और यार अगर ये ना होता तो हम ना होते। संदीप, बड़ी तारीफ हो गई कि संदीप ना होता तो इंडियन रोलर्स बैंड नहीं होता। कैसा फील हुआ? अच्छा ही लगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ, हम पांचों अगर हैं साथ में तो ही आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं और आगे भी जाएंगे। सोलो सुनाना। इंडियन रोलर्स नाम की क्या? इंडियन रोलर नाम कहाँ से आया ये? हमने कुछ 3 किताबें पढ़ी, फूलों की, पत्तियों की और ट्रीज की, जॉनसन और मैंने मिल करके पढ़ी। चाहिए था, हाँ। कुछ सोच के रखे थे कि प्राकृतिक कुछ चाहिए, इन लोगों ने पूरा छानबीन मार के पूरा एक तरफ क्या क्या नाम आया था स्टार्टिंग में? इंडियन एक तो आया था ब्लैक काइट आया था और फिर उसके बाद में Red Kite, रेड Black काइट Kite। आया था और ये सारे नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। लेकिन इंडियन रोलर जो है उसको नीलकंठ को कहते हैं, जिसको देख लो तो आपका दिन शुभ होता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि हमें देख लो तुम्हारी रातें शुभ हो जाएंगी। अधिकतर लोगों को समझ नहीं आता है कि इंडियन रोलर नाम क्यों रखा गया। एक्चुअल मैं इसलिए सवाल लिया था, हाँ। क्यों नाम आया है इंडियन रोलर? क्योंकि वो नीलकंठ कंठ का भी स्रोत उसमें आ रहा है और कलर है और उसको देखते प्राकृतिक है, पक्षी भी है, तो वो बहुत फैसिनेट किया हम लोगों को कि नहीं भाई प्राकृतिक भी है और हम चाहते थे उड़ना का पूरा दम भी है। तो बस फिर उसके बाद फिर नाम डिसाइड हुआ, फिर हमारे भाई, इनका जो हाल है, मतलब इनके बड़ी वजह चर्चा हो से रही है यार। एक मिनट इधर आ जाओ, बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, अब बताइए, ये पुलिस का बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा। जी सर। कहाँ से मिल गए, कहाँ से तलाश ले आए तुमको ये? एक्चुअली मैं उस समय भिलाई पे नया था, मैं पहले भिलाई पे नहीं रहता था उस समय, भिलाई पर शिफ्ट हुए थे। तो इस बैंड के जो पुराने ड्रमर थे वो लंदन जा रहे थे ड्रम्स के एडवांस कोर्स के लिए। तो अचानक इन लोगों को मैंने एक जो कैफ़े वहाँ में शो करते देखा। तो कुछ दिनों बाद उसका जो ड्रमर है उससे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती हुई या दोस्ती किया गया? नहीं, दोस्ती हुई सर। पक्का? दोस्ती ऐसे हुई, सामान बेचना तो उनसे खरीदना था। दोस्ती ऐसे हुई कि वो उन्होंने ओलेक्स पे ऐड डाला था। वो अपने ड्रम्स के कुछ पार्ट्स बेच रहे थे, मेरे को खरीदने थे। तो मैंने ओलेक्स में बात किया, फिर बात करने से पता चला ये तो वही बैंड का ड्रमर है। फिर उससे मैं मिला, फिर वो उन्हें बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मैंने भी बोला मुझे भी बैंड चाहिए ऐसा करके, तो फिर वो ज्वाइन कराया। वो पहली बार इन लोग को क्या सुनाए थे? इतना ही बजाया था, उसके बाद पूरी फ्लैट हो गई टीम? पूरा मामला खत्म हो गया था। उसके बाद फिर मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं था, ऐसे फुल स्टॉप लगा उसके। अब सुमित की बारी है, संदीप की बारी है। संदीप, सोलो की बात चल रही थी, ऋषि ने कहा कि सोलो सुनाओगे तुम। एक बार कुछ सुना दो, फिर आगे मैं बातचीत करूंगा, नहीं तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ मैं। मैं फाइनली सोचा कि यहाँ से अब कुछ निकलने का वो आग वाला। आग उसके हाथों में है। वो जो दिख रहा निकलती था, और दिख रहा दिखती था, लेकिन सुनाई देवी थी आग। जी जरूर। साउथ अमेरिका जाने की बात सुनाई दे ईस्ट अफ्रीका। हाँ। भिलाई के लड़के, बिलासपुर के लड़के, रायपुर के लड़के ढूंढ के टीम बना लिए और ईस्ट अमेरिका जा रहे। कैसे हो पाया? कहाँ जा रहे? ये जो हम कंटेंट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, और वही कुछ रील्स चल रही थी, और अब तंजानिया एक शहर है अफ्रीका में, तो वहाँ पे एक क्लब है देसी ब्रिस्टो, तो उसके ओनर ने शायद वो पता नहीं कैसे वो रील उस तक पहुंची और फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि यार मैं चाहता हूं कि आप अफ्रीका आएं, और 3 महीने का टूर है। हम सबको तो लगा, पहले मैंने जॉनसन को बोला भाई 4 बार चेक कर ले, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जॉनसन ने जब चेक किया तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक लगी। और फिर उसके बाद जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी हमने उन्हें बताया, और फाइनली अभी ऐसा है कि 22 जनवरी को हम यहाँ से जा रहे हैं
और 23 अप्रैल की हमारी वापसी है। और उन्होंने ये कहा है कि वहाँ से दुबई, कनाडा और सिंगापुर के लिए ये बैंड परफॉर्म करने के लिए जाएगा। और रितेश मेहता उनका नाम है। लेकिन फील कैसा हुआ, कैसी फीलिंग आई? ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है कि जब हम रियाज करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई एक सोल है जो हमसे कनेक्ट हो रही है। हम उसे देख तो नहीं पाते, लेकिन वो अचानक से जब आप खूब देर तक रियाज करते रहें तो आपको ऐसा फील होता है कि आप बजा रहे हैं, लेकिन आप खुद बाजू में बैठ करके खुद को देख रहे होते हैं कि आपसे कुछ ऐसा बज रहा है। या जब कभी भी ये रियाज करता है सुबह का, हम सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत तो हम गाते नहीं है, लेकिन जब ये सुबह शास्त्रीय संगीत का रियाज करता है या जब ये तबले पे रियाज करता है, वो जो डिवाइन फीलिंग है, हमें वैसा ही महसूस हुआ कि शायद ये वो रियाज की ताकत है, शायद ये वो एक यूनिटी की ताकत है और एक दूसरे पे भरोसे की ताकत है, जिसकी वजह से आज अफ्रीका और दुबई और कनाडा और सिंगापुर के टूर है। 3 महीने 3 महीने का। लोगों को 100 नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अब 1 महीने में 10 है वहाँ। डील तो यही होगी। 2000 में 4 लोग बांटे थे, इतना पैसा करोगे क्या, ये बता दो जरा। क्या करोगे इतना पैसा, पीछे खड़े तुम, इतना पैसा क्या करोगे? 2000 में 4 ही लोग बांटे थे। पीछे रख लेंगे ना, पीछे खड़े खड़े पीछे रख के ये इनको खाली रख देंगे, सामने में तो बोलेंगे कि भाई आप देखो बाहर को, अपन अपने पास कुछ है नहीं। मक्के गया कल मुकदी में, पावे सौ चुनने पड़ गए। गंगा गया कल मुकदी में, पावे सौ गोते लाए। गया गया कल मुकदी नहीं, भावे सौ पाठ पढ़ आए। भुल्ले शाह गल कइयों मुकदी, जदों मैनू आप गवाए। लाख पोती पत्थरे किताबें पढ़ लो, लाख गंगा में गोते लगा लो, लाख चुम्मू की नमाजें अता कर लो, लेकिन बात नहीं बनने वाली। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी। बात तो तभी बनेगी, जीवन तो तभी सरल होगा जदों मैनू आप मुकाए। जब हम अपने अंदर से मैं को निकाल देंगे, अहंकार को निकाल देंगे, जीवन सरल हो जाएगा। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, दीवा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, दीवा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, दीवा साडा दिल, दीवा साडा दिल, दीवा साडा दिल मोड़ दे। तंजानिया तक कौन सा गाना पहुंचा था? पता नहीं उन्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, क्योंकि हम तो जो परफॉर्म करते हैं हम उसे बिना सोचे समझे और बिना किसी स्वार्थ के बस हम डाल देते हैं। तो हमारे पास वही एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? अब वो कंटेंट पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। बॉस, हमारे हिसाब से हम unique मैसेज क्या है यूथ के लिए? यूथ, तुम सब यूथ हो, लेकिन यूथ के लिए डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, लोग मर जा रहे हैं, क्या मैसेज? मैसेज यही है कि क्लियर रहना चाहिए, जबान साफ होनी चाहिए, जो अंदर महसूस कर रहे हो उसको कहते चलो। और जब आप दबाने लग जाते हो चीज़ों को तो आपके अंदर में गुबार होता है जिसे आप फोड़ भी नहीं पाते और फिर आप तकलीफ में होते हो। अगर आप सच कहते चलो और
जो काम कर रहे हो ना उस पर आप फोकस्ड रहो, उसके पीछे ना आप बिना किसी स्वार्थ के कि आपको एक रोज बड़ी बिल्डिंग मिल जाएगी या बड़ी कार मिल जाएगी, अगर आप बड़ी बिल्डिंग बड़ी कार के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप जीवन में हमेशा धक्के खाओगे। लेकिन अगर आपको ये महसूस होता है कि ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस काम को करने से मुझे खुशी मिल रही है, इस काम से मैं समाज को, सोसाइटी को एक नया दर्शन दे पा रहा हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो कार वार बिल्डिंग वो सब आपके पीछे ही आएंगी झकमरा के। मैं संदीप के लिए सोच रहा था, संदीप ये बोले कि घर छोड़ दिए, अब घर में अब कैसा माहौल है? ऐसा घर पे माहौल ऐसा है कि मतलब फैमिली शुरू सपोर्ट थी मेरे, मैं जो भी फील्ड करूं ऐसा बोल के रखे थे कि तेरे को जिस पे जाना है जा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो इसके लिए थैंकफुल हूं मैं फैमिली के लिए। और जो भी है अभी भी कहते हैं घर में कि तू रह, देखो जो करना है अपन है, अपना संभाल लेंगे, जो भी तेरे को अगर लगेगा ऐसा हेल्प का तो कर देना, बाकी ऐसा प्रेशर अभी तक नहीं है फैमिली का। ये संदीप का लाइन आपने सुना कि तू जो करना है कर, अपन संभाल लेंगे। ये शब्द अगर कहने वाला कोई फैमिली में, कोई फ्रेंड में, कोई सर्कल में हो जाए ना तो समझिए जीवन सफल है। पुलिस अब तो तंग नहीं करती? नहीं सर, अब नहीं करती। अब पहचान गई? जब पहचान गई अब क्या बोलती? अब तो मैं एक बार मैं गया था परमिशन लेने, तो खुद ही बोल रही आपका घर है, आप जाओ बजाओ, जितना मर्जी बजाओ। अब नहीं बोलते कि टाइम से बजाना 10 बजे तक? नहीं सर, अब मैंने क्या है एक रूम बना लिया प्रॉपर, तो वहाँ मैं रियाज करता हूँ, तो वहाँ अभी साउंड तो नहीं आता क्लियर है अभी। खैरागढ़ से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन एक मुकाम लोगों को नहीं मिल पाता है। आपने बहुत संघर्ष किया, मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है कि कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो संघर्ष नहीं करते, चाहते कि डे वन उनको मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष सबका अपने अपनी जगह पे सही है। जैसे कि जितने भी विद्यार्थी निकलते हैं वहाँ से पढ़ के या कुछ एक कंप्लीट डिग्री लेके, उन सब का विजन बस अलग रहता है। जैसे कि मुझे स्टेज पे आना था तो मैं इस मोड़ पे आया, वैसे ही बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ टीचिंग फील्ड पे गए, उनका थॉट ऑफ माइंड का थॉट ही वही था कि उनको पढ़ना है, डिग्री लेनी है और अच्छा खासा बच्चों को सिखाना है, या वो एक अलग फील्ड हो गया प्रॉपर। सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा सब, जैसे कि पहले क्या था कि संगीत जो था वो एंटरटेनमेंट का प्रोसेस होता था, जैसे कि लोगों को खुश करने के लिए गाया जाता था। अभी उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि उसे भी एक काम लोड, वर्कलोड की तरह देखा जा रहा है। वो एक चीज़ है, इसको मैं नकार नहीं सकता क्योंकि सब बहुत लोगों का घर चल रहा है, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकता ऐसा। लेकिन हाँ, अगर मैं उस चीज़ पे कर सकता हूँ कि हाँ मैं लोगों को खुशी दे सकता हूँ, खुद खुश हो सकता हूँ अगर संगीत कर, और उससे मेरे घर भी चल सकता है, तो हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। ऐसी कितनी तैयारी हो गई? 3 महीने का शो, बहुत सारी तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। ये सुनाएंगे, ये गाएंगे, ये तैयारी, कितनी तैयारी? वहां से एक लिस्ट आई है गानों की जो वो सुनना चाहते हैं, और उनमें से कुछ गाने ऐसे जो हमने कभी जीवन में नहीं सुने। तो तैयारी तो कौन सा गाना? 90s के हैं। ओके, अच्छा उसको भी बैंड पे परफॉर्म कर? बैंड के, और वो टास्क है क्योंकि अब हमारे पास में 3 इंस्ट्रूमेंट है, बेस गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, ड्रम्स है, लेकिन जिन गानों की लिस्ट आई है उसमें पूरा एक ऑर्केस्ट्रा प्ले करता है, तब वो गाने उतने खूबसूरत, हाँ सिम्फनी, तब वो गाने पूरे अच्छे से सुनाई देते हैं। लेकिन अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से उन गानों को इन 3 इंस्ट्रूमेंट पे सेट करेंगे और किस तरीके से उसकी वाइब को मेंटेन रख पाएंगे और उसकी तासीर को गिरने नहीं देंगे। अब ये चैलेंज तो है वैसे। चलिए, बड़ा चैलेंज है, मतलब खाली परफॉर्म करना नहीं, अपने आप को साबित करना, क्योंकि ये तो तंजानिया जाएंगे, साउथ अमेरिका जाएंगे, तमाम देश में घूमेंगे, अपने आप को साबित करेंगे, तब इंडियन गर्ल्स का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में होगा। अब एंजॉय करिए, सुनिए। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।